हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 12th एनआईएस हिस्ट्री, जिसका कोड है 315, उसका चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है भारत में प्रादेशिक राज्यों का उदय। सो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है, एक एक चैप्टर को। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मतलब हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, और इन सभी चैप्टर्स में जो भी मैं आपको 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, उनमें से उनके अलावा कुछ भी नहीं आता। एग्जाम में घूम फिर कर उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं विद आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पिछली वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर इस चैप्टर की बात करें तो वह है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के 3 कारण बताने हैं। मतलब विजयनगर एक साम्राज्य था, वो पतन क्यों हो गया उसका, मतलब वो हार क्यों गया या फिर वो डिक्लाइन क्यों हो गया, उसकी 3 वजह आपको बतानी है। तो यहाँ पर गाइस, विजयनगर साम्राज्य के पतन के 3 कारण कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को विद हेडिंग एंड डिटेल दोनों चीज की देने वाली हूँ, ताकि अगर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बने तो आप केवल हेडिंग से काम चला लीजिएगा, और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो आपकी हेडिंग के साथ उसमें डिटेल भी जाएगी। तो देखिए, पहला जो कारण था, वजह थी, वो ये था कि भी अयोग्य शासन। तो कृष्णदेव राय तृतीय के शासन काल तक विजयनगर साम्राज्य बहुत ही मजबूती के साथ बना रहा, खड़ा रहा, लेकिन उनके उत्तराधिकारी कमजोर निकले। मतलब उनके आने वाले जो बच्चे थे वो कमजोर निकले, वो उस राज्य को इतनी अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाए और एक कुशल शासक नहीं बन पाए। वे अपने सामंतों और मंत्रियों के कठपुतली बन गए। अकॉर्डिंग टू देयर मंत्री और सामंत वो लोग चलते थे, अपनी मतलब बुद्धि वो कम इस्तेमाल करते थे। दूसरा जो वजह थी तो ये थी कि भाई सैनिक कमजोरी। तो यहाँ पर विजयनगर का सैनिक संगठन सामंती ढंग का था। सामंत विश्वघाती और अवसरवादी थे, तो विजयनगर की सेना में अश्व सेना का अभाव था, इस तरीके से। तीसरा पॉइंट है सुल्तानों के आपसी झगड़े में हस्तक्षेप, मतलब इंटरफेयर करना। तो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदाबाद के सुल्तानों के झगड़ों में विजयनगर के शासक जो थे वो हस्तक्षेप करते थे, जबरदस्ती टांग अड़ाते थे उसमें। तो इसी का फल था कि उन्हें विजयनगर के विरुद्ध संघ बना लिया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पहला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है कि विजयनगर जो था वो हार क्यों गया था, उसके क्या कारण थे। तो ये यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कारण थे, वजह थी, जिनकी वजह से वो हार गया। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप जो है हेडिंग्स को लिख लीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, पूरा आंसर आप इसी तरीके से लिख सकते हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि भी बहमनी और विजयनगर राज्यों के मध्य, मतलब ये 2 राज्य थे, बहमनी, दूसरा क्या था विजयनगर, ये दोनों राज्य थे। तो इनके बीच में संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे, क्यों उनके बीच में संघर्ष या लड़ाई या युद्ध चलता रहता था, और उनके इस संघर्ष के यानी उनके इस लड़ाई के क्या परिणाम निकले, क्या नतीजे हुए। ठीक है, तो पहले आपको बहमनी और विजयनगर राज्यों के मध्य जो संघर्ष थे उनके कारण बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि विजयनगर राज्य जो कि 1336 से 1565 और बहमनी राज्य कोई 2 शताब्दी तक साथ साथ पनपे थे। तो विजयनगर राज्य जो था वो 1336 से 1565 तक, और बहमनी राज्य जो था वो था 1347 से 1537 तक। तो लगभग कोई 2 शताब्दी तक ये साथ साथ पनपते रहे, मतलब साथ साथ इनका काल चला, और इस लंबे चौड़े काल में उनका आपस में कई बार संघर्ष हो जाता था, जिसकी अनेक वजह थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट्स याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी, क्योंकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री में आपकी डेट्स जो है मैटर करती हैं, ध्यान रखनी पड़ती हैं आपको। तो विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लिया है कि ये दोनों एक ही टाइम पर जो है साम्राज्य तैयार हुए थे, एक ही टाइम पर इनका जो है टाइम पीरियड रहा था। चलिए, कीप स्टडी इन पाई स्टडी चैनल को प्रमोट करना भी बनता है भाई। तो आप जो है यूट्यूब पर आइए, सर्च करिए, पाई स्टडी सर्कल नाम का चैनल है, वहाँ पर आपको एनआईएस से लेकर रिलेटेड बहुत सारी सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी, और एनआईएस के से जो भी लेटेस्ट आपकी अपडेट्स होती है वो भी आपको सारी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। टीएमए के सोल्यूशंस के लिए भी आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सीबीएसई से रिगार्डिंग भी बहुत सारी वीडियोस हम जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर पहला जो हमारा मेन हेडिंग है वो है कि भाई तुंगभद्रा दोआब संघर्ष का प्रथम कारण। तो पहला वजह क्या थी, तुंगभद्रा दोआब संघर्ष का प्रथम कारण। तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के मध्य का भाग जो है वो तुंगभद्रा दोआब के नाम से जाना जाता है, और ये दोआब बहुत उपजाऊ है। इस भाग पर दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक निर्भर करती है। तो उसके लिए अनेक शक्तियों जैसे कि चालुक्य और चोल, होयसन, ये सारे जो वंश थे इनमें भी झगड़ा चलता रहा, और अब यही दोआब विजयनगर और ब्राह्मणी राज्यों में भी झगड़े का एक बड़ा कारण बन गया, साबित हुआ। तो पहला देखिए, हमने यहाँ पर पहला वजह जो थी, कारण क्या थे संघर्ष के, लड़ाई की क्या वजह थी वो देख लिए हैं। अब दूसरा देख लेते कारण कि भी कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर अधिकार का प्रश्न, मतलब कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा है उस पर अधिकार किसका होगा। तो कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा केवल उपजाए ही नहीं बल्कि अनेक बंदरगाहों का घर भी है। तो इन बंदरगाहों द्वारा भारत का व्यापार लंका,
श्रीलंका है यहाँ पर, ये इंडोनेशिया, मलाया, बर्मा इत्यादि देशों में होता था और भारत को काफी धन की प्राप्ति होती थी। कौन सी शक्ति ऐसे प्रदेशों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखेगी भी, बताओ। सभी को ऐसे जो है प्रदेशों की इच्छा होगी, तो ऐसे में ही शक्तियों के आपसी संघर्ष को कौन बचा सकता था। तो कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा थे उन पर किसका अधिकार होगा, इसकी वजह से भी उनमें जो है संघर्ष चलता रहता था। सो गाइस तीसरा हमारा पॉइंट है कि भी पश्चिमी तटीय मैदान या कोंकण प्रदेश पर अधिकार का प्रश्न, मतलब ये जो हमारी जगह थी पश्चिमी तटीय मैदान या कोंकण प्रदेश, इस पर किसका अधिकार होना था। सो गाइस इसका आंसर है कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान भी उपजाऊ है और यहाँ पर उन दिनों गोवा आदि अनेक बंदरगाहें थी जो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का एक बड़ा साधन थी और उन बंदरगाहों से न केवल भारत का माल बल्कि भारत का ही माल विदेशों को जाता था, बल्कि ईरान, ये जो देश थे, बाकी देश थे, इनसे भी घोड़ों आदि के आयात का निर्यात भी इन बंदरगाहों द्वारा ही होता था। इसलिए दोनों शक्तियां इस भाग को क्या करना चाहती थी भाई, अपने नियंत्रण में लाना चाहती थी, इसलिए दोनों में संघर्ष होना तो लाजमी था, स्वाभाविक था। तो ये सारे कारण थे, ऊपर दिए हुए सारे कारणों की वजह से ही दोनों पक्षों में युद्ध होना नेचुरल सी बात थी, स्वाभाविक थी, जो 1565 ईस्वी में हुआ और जिसमें विजयनगर राज्य की जो क्या हो गई, हार हो गई। तो इसका क्या परिणाम निकला कि भी विजयनगर की जो हार हो गई और सदा के लिए उसका अंत भी यहाँ पर हो गया। सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास भी हिस्ट्री सब्जेक्ट हो। इसके अलावा आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दी हुई है बराबर में उसी के, तो प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो आप उससे तुरंत ही नोटिफाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां से आपके ज़्यादातर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 3rd क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, ठीक है। फीडबैक आपका बहुत मैटर करता है, आप फीडबैक जब देते हो आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है और पता चलता रहता है कि भाई कैसी आपको चीज़ें लग रही हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के दक्कन के सांस्कृतिक विकास में फिरोज शाह बहमनी के योगदान की विवेचना करनी है। यानी जो फिरोज शाह बहमनी था तो दक्कन का जो सांस्कृतिक विकास हुआ उसमें क्या योगदान दिया फिरोज शाह बहमनी ने, बहमनी नहीं मतलब बहमनी ने। तो फिरोज शाह बहमनी राज्य का एक बड़ा वीर और शक्तिशाली शासक था, ठीक है। कहाँ का, बहमनी राज्य का। फिरोज शाह जो था वो बहमनी राज्य का एक बहुत ही बड़ा वीर और शक्तिशाली शासक था। उसने 1397 से 1472 ईस्वी तक राज किया और उसने वारंगल, विजयनगर इत्यादि राज्यों से सफलतापूर्वक युद्ध किए और एक सुव्यवस्थित प्रशासन की व्यवस्था की नींव रखकर राज्य में शांति स्थापित करने की भी कोशिश की। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां जो थी वो सांस्कृतिक क्षेत्र में थी। फिरोज शाह बहमनी राज्य को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने का बड़ा इच्छुक था और दिल्ली सल्तनत के विघटन से उसका ये कार्य आसान कर दिया। जब दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, विघटन हो गया, तो उससे इसका एक काम जो है वो आसान हो गया, क्योंकि दिल्ली दरबार के बहुत सारे विद्वान, लेखक, कलाकार ये सब दिल्ली छोड़कर खुद ही दक्षिण आने लगे और फिरोज शाह ने बहुत से ईरानी और इराकी विद्वानों को भी भारत आने के लिए प्रोत्साहन दिया। उसका क्या विचार था, उसका ये विचार था कि भी विदेशी विद्वानों के आने के लिए दुनिया घूमने से जो भी अनुभव मिलता है वो आसानी से साधु संतों, इतिहासकारों के साथ रहता था, वो प्राप्त हो जाता था। तो ये शासक आधी रात तक कवियों, विद्वानों, साधु संतों, इतिहासकारों के साथ रहता था। कहते हैं कि इस शासक ने ईसाइयों के पुराने और नए टेस्टामेंट का अध्ययन किया था और वो सब धर्मों की शिक्षाओं का पूर्ण आदर करता था, इसलिए सांस्कृतिक विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। सो गाइस यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया है कि भाई जो फिरोज शाह बहमनी था उसने दक्कन के सांस्कृतिक विकास में किस तरीके से अपना योगदान दिया, मतलब सभी राज्यों का वो आदर करता, सभी धर्मों का वो आदर करता था और काफ़ी उसने जो है अपने संस्कृति के योगदान में काफ़ी महत्व दिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भी विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय, उनके कार्यों और सफलताओं का मूल्यांकन करना है। कहाँ के शासक थे ये, विजयनगर के शासक थे। कौन थे, कृष्णदेव राय। तो उन्होंने क्या काम किए और उनकी क्या सफलताएं उन्हें हासिल हुई वो बतानी है। सो गाइस विजयनगर राज्य के शासकों में महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय थे, ठीक है। जितने भी शासक थे उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कृष्णदेव राय की बात करें तो वह तुलुव राजवंश का संस्थापक था, वो एक महान सेनापति और बहुत ही कुशल प्रशासक था। उसने इतिहास के सुप्रसिद्ध जितने भी शासक थे उनमें से उसको एक माना जाता है। और 1509 ईस्वी में जब बहमनी सुल्तान महमूद शाह ने विशाल सेना सहित विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध प्रस्थान किया तो कृष्णदेव ने साम्राज्य की सीमा पर शत्रुओं का विरोध किया और उन्हें बुरी तरीके से पराजित करके वापस भगा दिया, ठीक है। तो मतलब वीर भी थे वो काफी, उन्होंने शत्रु को भी भगा दिया था और इस विजय के पश्चात उसने शत्रुओं का पीछा किया, मतलब भगाया नहीं, खाली पीछा भी किया उनका और उन्हें एक
और युद्ध में करारी हार दी। सो गाइस 1512 ईस्वी में कृष्णदेव ने रायचूर को विजय कर लिया, मतलब उस पर जो है जीत हासिल कर ली। इसके पश्चात उसने 2 अन्य युद्ध में शत्रुओं को पराजित करके गुलबर्गा तथा बीदर पर अधिकार कर लिए। लेकिन इन विजयों के पश्चात उसने सुल्तान महमूद शाह का उसका खोया हुआ राज्य वापस कर दिया। सो गाइस 1513 ईस्वी में कृष्णदेव ने उदयगिरी के दुर्ग को विजय किया और कुछ समय के बाद उसने गोलकुंडा तथा बीजापुर की सेनाओं को भी पराजित कर दिया। तो एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ की भांति कृष्णदेव ने पुर्तगालियों के साथ साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और वह पुर्तगालियों से उचित प्रकार के घोड़े खरीदकर अपनी घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने में इस तरीके से वो सफल हो गया। तो गाइस यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ लेते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। सो गाइस इस तरीके से आप जो है इतना सारा हमारा हिस्ट्री का सिलेबस होता है, बट आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर में पूरा का पूरा सब कुछ याद नहीं करना, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको याद करने हैं और वही सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको विद आंसर्स हमारे यहाँ पर वीडियोस में मिल रहे हैं, हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 73038338 और 500। तो इससे क्या होगा, तो इससे देखिए ये होगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो जितनी भी एनआईसी से लेकर रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, इसके अलावा आपको टीएमए के सॉल्यूशंस की भी जो है आपकी डिमांड होती है, मतलब फरमाइश होती है, तो टीएमए के सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। और जी आपकी जो भी डाउट होती है, क्वेरी होती है, वो हम डायरेक्टली आप, क्योंकि वहाँ से हम डायरेक्टली आप जुड़ते हो हमसे, तो कोई भी आपका डाउट होता है, आपकी क्वेरी होती है तो आप पूछ लेते हैं हमसे, तो वहाँ पर हम आपको उसका जवाब दे देते हैं हैंड टू हैंड। और रही बात पीडीएफ की, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई उनको जो है वीडियो के थ्रू अपने नोट्स बनाने में अच्छा लगता है, उनकी चीज़ें प्रिपेयर होती रहती है, बट कुछ बच्चों को वीडियो के थ्रू नोट्स बनाना, मतलब लिखना उनको कॉपी में, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आपको पीडीएफ फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के पीडीएफ के लिए और इससे पिछले जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं जो हमने किए हैं चैप्टर वाइज, उन सभी के पीडीएफ के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर है आपके सामने, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नंबर को डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी लिंक पर क्लिक करके ऐड हो सकते हो ग्रुप के अंदर। बहुत सारे बच्चे हैं ऑलरेडी वहाँ पर, तो आपका भी मोस्ट वेलकम है। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, पसंद आ रही हो तो आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए विजयनगर राज्य के प्रशासन का आपको वर्णन करना है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर से ज्यादातर क्वेश्चन आपके विजयनगर के ऊपर ही बन रहे हैं, ठीक है। तो विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था 2 स्तर पर थी। कौन कौन से स्तर थे कि एक केंद्रीय और दूसरा था प्रांतीय। ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था किन 2 स्तरों में बटी हुई थी। तो साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी तथा समस्त शक्ति का स्रोत कौन होता था, राजा होता था। राजा की जो पद होता था, राजा का जो एक वो होता था, सबसे ऊपर होता था वो राजा का पद पैतृक होता था। यद्यपि विजयनगर के राजा स्वेच्छाधारी शासक थे, परंतु वे अत्याचारी नहीं थे, ठीक है। अपनी चलाते तो थे वो कि हम सारे काम खुद करना है अपनी इच्छा से, लेकिन अत्याचार नहीं करते थे किसी पे। प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करने के लिए मंत्री होते थे, जिनकी संख्या कितनी थी, 6 से 8 तक भी होती थी। 6 से 8 तक यहाँ पर मंत्री देखे जाते थे विजयनगर शासन के दौरान। और इसके अलावा मंत्रियों की नियुक्ति राजा खुद करता था, क्योंकि राजा को अपनी चलानी होती थी उस टाइम पे, तो मंत्रियों की नियुक्ति भी वो खुद करता था। और मंत्री को उसके पद से हटाने का अधिकार भी उसी के हाथों में था। भाई जब वो नियुक्ति करता था मंत्रियों की, तो हटा भी देता था अपनी मर्जी से। तो भाई विजयनगर साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था, ये आपको ध्यान रखनी है। और प्रत्येक प्रांत का प्रबंधक क्या होता था, करने के लिए एक गवर्नर होता था, ठीक है। इसके अलावा जिसे प्रांतपति अथवा नायक कहा जाता था। तो नायक को सिविल, सैनिक तथा न्याय संबंधी मामलों में बहुत शक्तियां प्राप्त थी, और वह प्रांत में एक छोटे से राजा के समान ही होता था। पूरे प्रांत में जैसे एक छोटे से राजा को पद मिला हुआ होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, मतलब इसी तरीके से उसको पद मिला हुआ होता था। और प्रत्येक प्रांत भी जिलों में विभक्त था, बटा हुआ था। और जिले को नाडु अथवा कोटम कहा जाता था। मतलब कितना अजीब सा स्ट्रेंज सा वर्ड है कि जिले को क्या कहा जाता था गाइस, नाडु अथवा कोटम, ठीक है। और प्रत्येक जिले में कई गांव होते थे, और गांव का प्रबंध कौन होता था, पंचायत द्वारा किया जाता था। तो पंचायत की सहायता के लिए कुछ कर्मचारी होते थे, जिन्हें गांव की भूमि कर का कुछ भाग वेतन के रूप में दिया जाता था। तो पंचायत की सहायता कौन करता था, कर्मचारी करते थे। और उनको कहाँ से उनकी इनकम मिलती थी, भूमि कर, यानी जो भूमि पर लगने वाला टैक्स होता था, उसका कुछ हिस्सा इन लोगों को वेतन के रूप में दे दिया जाता था। तो केंद्रीय सरकार महानायकाचार्य नामक अधिकारी द्वारा गांव के प्रबंध पर निगरानी रखती थी। केंद्रीय सरकार किसके द्वारा निगरानी रखती थी, महानायकाचार्य द्वारा उस गाँव के जो भी प्रबंध होता था उस पर वो निगरानी रखती थी। सो गाइस यहाँ पर हमने टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं, प्रिपरेशन में आप लगे हुए हो, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके एनएस वाले फ्रेंड्स हैं जो हिस्ट्री की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिनके पास आपका
हिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, ज्योग्राफी भी है, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपका होम साइंस, इन सभी का जो है सिलेबस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का हमारा चैप्टर वाइज हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे हैं हर एक चीज़ के। सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट कर दीजिएगा, और इसके अलावा आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, सो दैट आपको केवल और केवल यहाँ पर 10 रुपीज़ का पे करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे लिखना प्रेफर नहीं करते, तो ये उनके लिए केवल ऑप्शन है। बट ये आपकी चॉइस है, अगर आप वीडियो के थ्रू अपने नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है वीडियो आपके लिए, उसका कोई चार्ज नहीं है, बट फॉर PDF यू हैव टू पे। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गाइड नहीं खरीदनी है, बुक क्योंकि काफ़ी मोटी मोटी होती हैं अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो। बुक के अलावा, और अगर आपके पास बुक नहीं है, गाइड भी नहीं है, तो आप प्रॉपर तरीके से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 30 चैप्टर्स के आसपास है हमारे। ऐसे ही हर एक चैप्टर के अंदर मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आप ये सारे के सारे चैप्टर्स के PDF भी गेट कर सकते हैं। एंड फॉर दैट आपको केवल और केवल 200 रुपीज़ यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। तो बुक या फिर अपने गाइड की जगह पर आप यहाँ ये कुछ सेलेक्टेड जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, इनको भी आप एज अ बुक या गाइड के तौर पर ले सकते हैं। सो गाइस ये आपकी पर्सनली चॉइस है, कोई फोर्स नहीं है आपका, जस्ट मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। अदरवाइज वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वीडियो देखिए, अपनी प्रिपरेशन करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, या फिर आपकी क्या राय है, आपका क्या फीडबैक है। इसके अलावा गाइस इंग्लिश के लिए अच्छा एक चीज़ और है, इंग्लिश का सिलेबस हमारे चैनल पर चल भी रहा है। इसके अलावा जो है इंग्लिश के लिए हमने अलग से एक चैनल अभी प्रोवाइड किया है, स्टार्ट किया है, जिसका नाम है गाइस लर्न इंग्लिश। तो वहाँ पर आपको जो है इंग्लिश का, NIS का, CBSE का, 10th और 12th सभी का सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप 12th वाले बच्चे हो तो लर्न इंग्लिश चैनल सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर जो है जो भी आपके इंग्लिश का सिलेबस है वो आपको सारा का सारा मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। केवल आपको वहाँ इंग्लिश से रिलेटेड सिलेबस ही देखने को मिलेगा। बाकी चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे चैनल पर हमारे पहुंच जाएंगे। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 12 के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।